हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके लिए पॉलिटी का चैप्टर 3 लेकर आई हूँ जिसका नाम क्या है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो पहला टॉपिक आपका है जेंडर। तो यहाँ पे ऐसे तो 3 टाइप्स का जेंडर होते हैं ना, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। बट यहाँ पे हम पर्सपेक्टिव जो देखने वाले हैं मेनली मेल एंड फीमेल का देखेंगे। दूसरा आपका आ जाता है यहाँ पे कास्ट, जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग के अलग अलग बहुत सारे कास्ट में लोग डिवाइडेड हैं। जो एक आप देखोगे रिजर्वेशन का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, या फिर एजुकेशन में रिजर्वेशन हो गया, जॉब्स में रिजर्वेशन हो गया, या कहीं और पे भी जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो आप देख सकते हो, है ना? तो सुना होगा आपने, कुछ कास्ट जो होते हैं जनरल के अंदर आते हैं, कुछ ओबीसी के अंदर आते हैं, कुछ एससी एंड एसटी के अंदर आते हैं। तो ये हम कास्ट की बात करेंगे। थर्ड आपका क्या है, रिलीजन हो गया। रिलीजन में अलग अलग कम्युनिटी के लोग होते हैं, अलग अलग लोगों का क्या होता है, बिलीफ होता है ना? तो आज का एजेंडा होने वाला है हमारा जेंडर एंड पॉलिटिक्स। सेकंड हो जाएगा वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। थर्ड आपका हो जाएगा रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनलिज्म, द सेक्युलर स्टेट रिस्पॉन्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट। देखो ये दोनों अलग अलग टॉपिक है ना, पॉलिटिक्स इन कास्ट एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स। फिर आपका हो जाएगा द डुअल नेचर ऑफ द सोशल डिवीजन इन पॉलिटिक्स। ये सारे 9 टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बारे में, है ना? किस तरीके से पॉलिटिक्स में जेंडर इन्वॉल्व है, या फिर जेंडर का क्या रोल है, ये सब हम देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन का मतलब क्या हुआ? जेंडर डिवीजन का मतलब ये हुआ कि मेल या फीमेल का आप लेते हो तो दोनों के अलग अलग रोल्स डिसाइडेड पहले से ही है ना? पॉलिटिक्स में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वुमन को नहीं करने को मिल रहा है अभी भी। रिजर्वेशन नहीं मिला है, जैसे कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन है बट ये नहीं है। तो वो सारी चीजें हैं। अब देखो, आप अपने घर से जब स्टार्ट करते हो, अपने घर में अपने मम्मी-पापा के रोल में आपने देखा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने देखा होगा कि अलग-अलग दिए गए हैं कि भाई वुमेन का काम क्या है, घर के कामों में इन्वॉल्व रहना है, एंड मेन जो है बाहर से पैसे कमा कर लाएगा, फिर खिलाएगा। आजकल तो फिर भी तो चलो ठीक है, बहुत सारे ऐसे घर में हैं जिसमें लड़कियाँ अलाउ की जाती है एम्प्लॉयमेंट शादी के बाद भी, बट ऐसे पहले नहीं था, है ना? तो ये सारा किसकी वजह से है? पैट्रियार्की की वजह से है, जिसकी वजह से वुमन जो हमारे सोसाइटी में है, अभी भी उतने इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं उनको रोल निभाने के लिए अपना, ठीक है? फिर उसी तरीके से है कि जेंडर डिवीजन हैज रिजल्टेड लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल लाइफ। जब घर से औरतें नहीं निकल रही है, घर से गली तक नहीं निकल रही है, घर से दूसरे शहर तक नहीं जा पा रही है, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में औरतों का पहुंचना मुश्किल ही है ना? फिर आप देखोगे कि वुमेन को फेस करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। किस किस फील्ड में हम देखते हैं? एजुकेशन के फील्ड में। एजुकेशन के फील्ड में कुछ एजुकेशन के फील्ड ऐसे होते हैं, जैसे आप अगर इंजीनियरिंग लेते हो तो मैकेनिकल, सिविल, ये सारे में वुमेन का पार्टिसिपेशन कम होता है। या फिर आप बोलो कि उनके घर से ही होता है कि भाई ये फिजिकल वर्क है तो आप इसमें नहीं जा सकते हो, करेक्ट? दूसरा आपका हो जाता है एम्प्लॉयमेंट की बात हम करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ ऐसा अगर फिजिकल वर्क वाला हो गया तो उसमें वुमन को नहीं दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसमें वुमन का वो रहता है, शौक होता है, बट वो नहीं जा पाती क्योंकि वहाँ पे जेंडर डिवीजन काम कर रहा होता है। थर्ड है आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने अभी आपको बताया, जो जिनको घर में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती है, सोसाइटी में नहीं मिल रही होती है, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी उनका बहुत वीक होता है। जबकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे फीमेल लीडर्स हैं, एग्जाम्पल में इंदिरा गांधी जैसे हो गई, जो अच्छा जिन्होंने रोल निभाया है ना, कंट्री को बहुत सही से संभाला। लेकिन फिर भी क्या यहाँ पे हो रहा है, औरतों के साथ गलत ही हो रहा है। द लिटरेसी रेट अमंग द वुमेन इज लेस देन यहाँ पे मेन हो जाता है। तो अगर आप सर्वे भी देखोगे तो आपको यही देखने को मिलता है। फिर वुमेन्स वर्क इज ऑफन अंडर वैल्यूड, है ना? तो उनको उनकी वैल्यू बहुत कम समझी जाती है, उनको आँका कम जाता है कि भाई वुमेन्स क्या होती है, फिजिकली वीक होती है, मेंटली वीक होती है, ऐसा हो या ना हो। आपने मीम्स वगैरह में भी बहुत देखा होगा, वुमन का नाम लेके बहुत ज़्यादा मज़ाक बनाया जाता है। लेकिन जब सोसाइटी में या फिर उनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, तो वो रोल को उन्हीं को निभाना होता है, तब वो निभा लेती हैं, लेकिन ऐसे उनको कमज़ोर समझा जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जेंडर डिवीज़न देखा जो कि हमारे पॉलिटिक्स में है। अब देखो, हम देखते हैं यहाँ पे वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। वुमेन आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर्स इन इंडिया। वुमेन कंस्टिट्यूट लेस देन 15% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। अभी एनसीईआरटी के हम हिसाब से पढ़ रहे हैं तो अभी भी क्या है, 15% से भी कम पार्टिसिपेशन है लोकसभा में। दिस इज मच लोअर कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज। अभी देखो, अगर हम बात करेंगे कि मैम 15% कम है, मतलब 15% से भी कम है, तो देखो अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमें चाहिए होता है 50-50। अगर 50% पॉपुलेशन है तो जॉब्स में भी 50% वुमेन होनी चाहिए, है कि नहीं?
एम्प्लॉयमेंट में भी होनी चाहिए और क्या एजुकेशन में भी होनी चाहिए और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे वुमेन का 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लेकिन नहीं है ना? एग्ज़ाम्पल में आप लोकसभा देख लो, तो 15% से भी कम है। तो इम्प्रूव वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज़। दिस हैज़ इंक्रीज्ड द वुमेन्स पार्टिसिपेशन एट द लोकल लेवल। देखो, पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा था वर्टिकल लेवल ऑफ जो भी हमारा गवर्नमेंट है। तो कौन-कौन सा आपका होता है, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होता है ना? फिर आपका यहाँ पे आ जाता है लोकल गवर्नमेंट जो होता है, लोकल गवर्नमेंट में आपका यही आता है पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज़। तो उस चीज़ के लिए पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज़ के लिए वुमेन का पार्टिसिपेशन देखा गया है। अभी आपको नहीं पता, शायद आप गाँव जाते होंगे तो आपने सुना होगा कि जो वहाँ का मुखिया का जो चुनाव लड़ रही है या फिर आपने पंचायत देखा होगा, पंचायत एक वेब सीरीज़ है। उसमें बहुत अच्छे से इस चीज़ को दिखाया गया है कि जब पार्टिसिपेशन की बारी आती है तो औरत का नाम यूज़ हो रहा है कि भाई ये औरत खड़ी हो रही है। लेकिन उसके पीछे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन ले रहा है? मेन ही ले रहा है, वुमन को कुछ नहीं करने दिया जा रहा है। तो इस तरीके का भी हो रहा है कि आपको मिल तो गया है अपॉर्च्युनिटी, लेकिन फिर पैट्रियार्की आ जाती है आपकी सोसाइटी में जो आपको निभाने नहीं देती है। फिर हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। वुमेन ब्रिंग अटेंशन टू इश्यूज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये सारी 4 चीज़ें और भी चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें मेन है जो वुमेन से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। हेल्थ का आपका हो गया, है ना? हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो बच्चों का एजुकेशन होता है, वो स्टार्टिंग में टेक केयर कौन करता है? वुमेन ही करती है, माँ करती है। फिर आपका चाइल्ड केयर भी कौन करती है? मेनली वुमेन ही कर रही है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस, तो ऐसे मुद्दों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंट कौन बेटर कर सकता है? तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बेटर किसका होगा? वुमेन का ही होगा, तो वो बेटर कर सकती है। तो इसीलिए इक्वल पार्टिसिपेशन वुमेन का ज़रूरी है, जो डेमोक्रेसी को क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है? अब ये देखो, अब हम देखने वाले हैं रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। देखो, तो कम्युनलिज्म होता क्या है? कम्युनलिज्म एक ऐसा बिलीफ है जिसमें क्या है, रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ अ सोशल कम्युनिटी, है ना? अभी देखो, ऐसा विश्वास अलग-अलग कम्युनिटी के लोग हैं, मान लो 5-5 लोग 3 कम्युनिटी के हैं, कि तो आप देखोगे कि तीनों का अलग-अलग बिलीफ है। लेकिन अगर एक भी ऐसा रिलीजन होता है जिसमें नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाते हैं, तो क्या समझने लगते हैं कि भाई हम मेजॉरिटी में हैं, तो हमारा पहले ध्यान रखा जाएगा, जो हम कहेंगे वैसा होना चाहिए, हमारी बिलीफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। तो बेसिकली इसी को कम्युनलिज्म बोलते हैं, जहाँ पे एक रिलीजन जो है अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाती है। द फॉलोअर्स ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू कम्युनिटी, देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम। देखो, फंडामेंटल इंटरेस्ट सेम है कि भाई लोगों को अपना-अपना जो भी इंटरेस्ट है उसको पूरा किया जाए। एनी डिफरेंसेस दे मे हैव अ इर्रेलेवेंट और ट्राइवल फॉर द कम्युनिटी लाइफ। अब देखो, अलग-अलग बिलीफ है, कि कोई मान रहा है कि सीधा चलना है, कि कोई मान रहा नहीं सीधा चलना गलत है, टेढ़ा चलना है। तो लोगों का दोनों का अलग-अलग बिलीफ हुआ। अब अलग-अलग बिलीफ हुआ तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, करेक्ट? कि नहीं, क्या गलत है, क्या सही है? हम ज़्यादा मेजॉरिटी में हैं, तो हमारी बात सही है, सुननी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कम्युनलिज्म की वजह से आती है। द इंटरेस्ट ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर नेचुरली अपोज्ड टू दोज़ ऑफ द अनदर। अब इसीलिए दंगे होते हैं। यहीं पे दंगा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ये सब क्यों होता है? इसलिए होते हैं क्योंकि लोग एक-दूसरे अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि अगर हम दब कर रह गए तो क्या होने वाला है? फिर हमारे साथ क्या होने वाला है? डोमिनेशन होने वाला है, डिस्क्रिमिनेशन होने वाला है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। फिर पॉलिटिकल यूज़ ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। फॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड पार्टीज, यूज ऑफ द रिलीजियस सिंबल्स एंड स्लोगन। अब इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, ये देखो। सबसे पहले ये हो रहा है कि अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं इस चीज का यूज करते हैं कि भाई हम इस रिलीजन के लिए साथ खड़े हैं, ये इस रिलीजन के साथ दिक्कत है, ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, तो अगर हम आते हैं पावर में तो हम इनके सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे एक रिलीजियस आइडेंटिटी बन रहा है कम्युनलिज्म, समझ रहे हो? तो इसकी वजह से और दिक्कतें आती हैं। फिर आपका क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड पार्टी। अब अलग-अलग कम्युनिटी के अलग-अलग पार्टी बनाएँगे कि भाई हम मुस्लिम्स को सपोर्ट करेंगे, हम हिंदू को सपोर्ट करेंगे, या फिर हम इस कास्ट को सपोर्ट करते हैं, हम वुमेन को सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से अलग-अलग कम्युनिटी बेस्ड पार्टी बन रही है, अलग-अलग रिलीजन बेस्ड पार्टी बन रही है। यूज़ ऑफ द रिलीजियस सिंबल एंड स्लोगन, अब वहाँ पे आने लगता है, डोमिनेंस कब बढ़ेगा? यहीं पे बढ़ेगा जब आप सिंबल एंड स्लोगन्स यूज़ करने लगोगे। तो लोगों को लगने लगेगा कि ये क्या हो रहा है, थोपा जा रहा है, ये एक गलत तरीका है। मान लो किसी चीज़ की रैली निकल रही है, हिंदू की निकल रही है या फिर किसी भी चीज़ की निकल रही है, तो दूसरे
वाले उसको क्या समझने लग जाते हैं कि ये हमारे खिलाफ निकल रही है ना? उनका अपना पर्सपेक्टिव नहीं देखते हैं, वो उनके खिलाफ निकल रही होती है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। कम्युनलिज्म कैन टेक द सेवरल फॉर्म्स इन डेली लाइफ एंड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। हम ये देखेंगे कि कैसे ये डेली लाइफ में या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, कॉमन बिलीफ। कॉमन बिलीफ है, दीज इन्वॉल्व्स द रिलीजियस प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज एंड द बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ द वन रिलीजन ओवर द अदर्स। अभी मैंने समझाया कि कोई भी रिलीजन का लोग है वो अपने आप को सुपीरियर समझेगा दूसरों से ज्यादा। तो ये तो कॉमन बिलीफ हो गया। अब quest for the political dominance, a communal mind often leads to a quest for the political dominance of one's own religious community। अब यहाँ पे बटना चालू हो जाते हैं लोग कि भाई हम इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो हम इसी कम्युनिटी के अंदर आ रहे हैं, तो हम इसी पॉलिटिकल लीडर को पॉलिटिकल लीडर को पावर में लाएंगे जो हमारे लिए काम करने वाला है, हमारे कम्युनिटी के लिए काम करने वाला है, हमारे रिलीजन का है वो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बट रहे हैं ना लोग। ये नहीं देख रहे कि उनका काम कैसा है, वो बस देख रहे कि वो हमारे रिलीजन का है तो हम उसको वोट देने वाले हैं। फॉर दोज बिलोंगिंग्स टू द वन मेजॉरिटी कम्युनिटी दिस टेक्स टू द फॉर्म ऑफ द मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ डिजायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, है ना? तो क्या किया जा सकता है कि चलो जो मेजॉरिटी डोमिनेंस है तो वो तो इस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए कि भाई एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बनाया जाए। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कहाँ क्या हो रहा है, दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द सैक्रेड सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील एंड द प्लेन फेयर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल एरेना। अब यहाँ पे देखो, अभी आप सुन रहे होगे कि भाई अलग अलग जो पार्टी है अलग अलग रिलीजन के बारे में स्टेटमेंट देती है, या फिर अलग अलग स्टेट में जो लोग हैं वो अलग अलग कास्ट की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आता है तो यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर को पता होता है कि आप इमोशनली अटैच्ड हो अपने रिलीजन से। तो उनको पता है मैं काम करूँ ना करूँ, मैंने सिर्फ बोल दिया कि मैं इस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, मैं इस कम्युनिटी के लिए ये काम करने वाला हूँ, तो वोट उसको जाने वाला है ना? वहाँ पे अलग अलग सिंबल यूज करते हैं, और जो लीडर्स होते हैं वो रिलीजियस बन जाते हैं। वहाँ पे इमोशनल अपील एंड प्लेन फेयर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन अ पॉलिटिकल एरेना। और इसके वजह से क्या होता है, सारे के सारे एक कम्युनिटी के लोग एक बट के उसी एरेना में चले जाते हैं, उसको ही वोट देने के लिए चले जाते हैं। कम्युनल वायलेंस यहाँ पे हो जाता है, ये बहुत अगली फॉर्म हो जाता है जब कम्युनिज्म लीड्स टू राइट्स, मैस्कियर वायलेंस। द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान जो है बेस्ट एग्जांपल है। द सेक्युलर स्टेट रिस्पांस, हम इस पे देखेंगे कि भाई अगर हम सेक्युलर स्टेट में रह रहे हैं तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए क्या रिस्पांस होना चाहिए। टू काउंटर द challenges of the communalism, the makers of the Indian Constitution choose the model of the secular state। अब इसीलिए सेकुलरिज्म एक टर्म है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले कि कोई भी रिलीजन जो है वो ऑफिशियल नहीं है, अनलाइक बुद्धिज्म इन श्रीलंका और इस्लाम इन पाकिस्तान, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव द स्पेशल स्टेटस टू गिव द स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी को भी स्पेशल स्टेटस नहीं दे रहा है। जैसे आप देखोगे श्रीलंका में बुद्धिज्म को मिला हुआ है और पाकिस्तान में इस्लाम को मिला हुआ है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो ये हमारा रिस्पॉन्स है कि भाई जो भी यहाँ की मेजोरिटी है उसको भी कोई भी ऑफिशियली वो नहीं मिला हुआ है, पावर नहीं मिला हुआ है कि भाई तुम ये हमारा जो इंडिया है उसमें हिंदुइज्म या फिर जो भी रिलीजन है मेजोरिटी जो है कि वो पावर में रहेगी, या फिर वो मेजोरिटी है तो हमारा वही रहेगा, ऑफिशियल रिलीजन वही रहेगा। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज हैव द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। देखो यहाँ पे है कि भाई तुमको जो जिस रिलीजन में तुमको रहना है, जिस रिलीजन के लिए करना है वो तुम्हारी मर्जी है, तुम अपना कन्वर्जन कर सकते हो, या फिर तुमको जिसमें बिलीफ है आप उसको मान सकते हो, ये हमारा दिया गया है। अब इस चीज का भी लोग फायदा उठाते हैं, है ना? फायदा उठाते हैं कि आप बाहर से तो नहीं दिख रहा लेकिन इंटरनली आपका माइंड वॉश किया जाता है या फिर कुछ किया जाता है कि आप दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ, है ना? तो ये एक प्रॉब्लम भी है। और तीसरा हम देखते हैं प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, करेक्ट? तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके लिए रोका गया है कि भाई किसी भी रिलीजन पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। स्टेट इंटरवेंशन क्या हो जाएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल स्टेट टू इंटरवेन इन रिलीजियस
जो भी है, जितने भी स्टेट है उनका हक बनता है कि आप क्या करो, इस चीज़ पे काम करो। यहाँ पे कोई अनटचेबिलिटी जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो पहले क्या होता था कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है। तो एक अनटचेबिलिटी का ही एक फॉर्म है ना? छुआ-छूत या जो भी है एक रिलीजन के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे जिस भी बेसिस पे हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया जाता है। अब देखो, हम कास्ट हायरार्कीज़ देखेंगे और सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस देखेंगे। तो कास्ट इज़ अ सिस्टम ऑफ देखो, अब हमने रिलीजन देख लिया, कम्युनलिज़्म के फॉर्म में कैसे चैलेंजेस आते हैं, कम्युनलिज़्म होता क्या है, जब वो अगली मोड में जाता है तो कितना वॉयलेंस क्रिएट किया जाता है और उसके रिस्पॉन्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा डेमोक्रेसी क्या कहता है, वो भी हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कास्ट को कि कास्ट के बेसिस पे कैसे हो रहा है, ये देखेंगे। So caste is a system of the hereditary occupational division. Traditionally, it was a rigid hierarchy where the upper caste enjoyed privileges while the lower caste faced the exclusion and discrimination. अभी देखो यहाँ पे समझो आप अगर कास्ट का देखते हो तो आप सुनते आ रहे हो कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको बहुत सारी चीज़ों में वो नहीं मिलता था, फ़ेवर नहीं मिल रहा था सोसाइटी में। जैसे कि चलो वो मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा-पाठ नहीं कर सकते या फिर उनका छुआ हुआ पानी या पर्टिकुलर नदी वो यूज़ नहीं कर सकते जो अपर कास्ट के लोग कर रहे हैं, तो ये सारा सोसाइटी का प्रॉब्लम था। तो ये इसकी बात हम करेंगे। हाउएवर द ओल्ड कास्ट हायरार्की इज़ ब्रेक डाउन ड्यू टू अर्बनाइज़ेशन। अब यहाँ पे हो गया अर्बनाइज़ेशन जिसमें से किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। कोई नहीं पूछ रहा कि आप किस कास्ट से बिलॉन्ग कर रहे हो। लोग पूछते हैं सरनेम क्या है, आपका सरनेम क्या है? उसके बेसिस पे जज करते हैं। लेकिन ये अर्बनाइज़ेशन कहीं न कहीं इस चीज़ को क्या कर रहा है अच्छी तरीके से हटाने का काम कर रहा है ना, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट को उसको हटाने का काम कर रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे विजिबिलिटी कम हो गया है कास्ट को लेके। फिर ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन चैलेंजिंग ट्रेडिशनल बिलीफ्स। अब देखो जैसे-जैसे हमारा लिटरेसी बढ़ रहा है, तो हमारे दिमाग में सवाल आ रहा है कि भाई वो क्यों पानी नहीं पी सकते, वो क्यों मंदिर में नहीं जा सकते? ऐसा कुछ तो रीज़न होगा, फैक्ट होगा जो सच साबित हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल बिलीफ है, पुराना ज़माने से चलता आ रहा है उस पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हो जाएगा, इंडिविजुअल्स आर नो लॉन्गर स्ट्रिक्टली बाउंड टू देयर एंसेस्टर प्रोफेशन। अभी देखो पहले के लोग मुझे लगता है बंधे हुए इसलिए थे क्योंकि पहले के लोगों के पास बैठे-बैठाए खाना मिल रहा था, करेक्ट? ये चीज़ को समझो। अभी क्या हो रहा है, अभी आपको बाहर जाकर जॉब करना पड़ रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप अपने में इतना बिज़ी हो कि ये सब चीज़ों पे ध्यान देने का आपके पास टाइम नहीं है। फिर वीकनिंग ऑफ द ज़मींदारी, ज़मींदारी को ख़त्म करते जा रहा है। अभी हमने देखा म्युनिसिपैलिटीज़ आया आपका और ये पंचायत्स आ गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें सुधार की गई है, तो ज़मींदारी को ख़त्म करने के लिए ही लाया गया था पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज़। तो इकोनॉमिक शिफ्ट इन रूरल एरियाज़। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, ज़मींदारी जो है ख़त्म हो रहा है, तो कास्ट का अनटचेबिलिटी वगैरह भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है? अब हम देखने वाले हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स। कि कास्ट कैसे पॉलिटिक्स में रोल निभाने वाला है। तो कास्ट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन हाउ इलेक्शंस आर फाउट एंड वॉन इन इंडिया। कैसे कास्ट के बेसिस पे लोग इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं। तो कैंडिडेट सेलेक्ट क्या किया जाता है, मान लो आप किसी पर्टिकुलर रीजन में हो, किसी गांव से आप बिलोंग करते हो, किसी शहर से बिलोंग करते हो, तो आपको पता होगा कि वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं मेजोरिटी में किस कास्ट के लोग हैं, है ना? तो लोग क्या करते हैं, उसको ही टिकट देते हैं जिसका मेजोरिटी होता है कास्ट में, ताकि जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाए। So political parties usually choose the candidate from the caste that has large number of voters in a particular constituency to ensure the victory. समझ में आया? उसी को टिकट मिलेगा भाई जिससे कि हो कि विक्ट्री आने वाली, जीत उनकी होने वाली। फिर कास्ट सेंटिमेंट का फायदा उठाया जाता है। जैसे हो गया आपका पार्टीज क्या करती है, अपील करती है कास्ट सेंटिमेंट्स को। जैसे आपको सपोर्ट करती है कि भाई देखो तुम्हारे कास्ट के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, आज तुम्हारा कास्ट कितना पीछे है। तो ऐसी चीजें लाती है अपने स्पीचेस में ताकि लोगों का सेंटिमेंट अपनी तरफ खींच सके, लोगों का अटैचमेंट क्या हो अपने कास्ट को लेके हो और उसी पॉलिटिकल लीडर से हो जो पॉलिटिकल लीडर उसके कास्ट का हो, है ना? फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, द रूल ऑफ वन पर्सन वन वोट फोर्स पॉलिटिकल लीडर्स टू मोबिलाइज द सपोर्ट गिविंग लोअर कास्ट अ न्यू सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस एंड पावर। अभी यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या करता है कि भाई एक पर्सन एक वोट होगा। अब पॉलिटिकल लीडर से उसको क्या करता है सब फोर्स किया जाता है कि भाई जो लोअर कास्ट के लोग हैं जो उनको पावर मिलना चाहिए क्योंकि वो दबे हुए हैं, उनके कास्ट हो गया या फिर जो भी है कि वो दबे हुए हैं तो उनके लिए तुमको काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें।
फिर इंपॉर्टेंट नोट में देखो, व्हाइल कास्ट इज इंपॉर्टेंट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर इन इलेक्शन। देखो अभी मैं बोल रही हूँ, अभी भी ऐसा बहुत सारे आप जगह देख रहे होगे जहाँ पे कास्ट के बेसिस पे वोट नहीं मिल रहा है ना? तो सिर्फ ये फैक्टर तो नहीं होगा किसी को जीतने के लिए। सो वोटर्स आल्सो कंसीडर द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। अभी लिटरेसी रेट बढ़ेगी तो समझ में आएगा कि गवर्नमेंट में काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कास्ट रिलीजन। सो द पॉपुलैरिटी ऑफ द लीडर्स एंड देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो सबका अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। किसी को है कि कास्ट में ही घुसे रहना है किसी को ऐसा है कि नहीं, अगर हम मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उन स्कूल का कंडीशन अच्छा होना चाहिए, हेल्थ केयर का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, है ना, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को भी इंश्योर करते हैं। अब देखो फिर हम देखने वाले हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट। हमने देखा पहले कि कास्ट कैसे पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, कैसे निभा रहा था। तो कास्ट क्या कर, कास्ट की वजह से क्या मिल रहा है, टिकट मिल रहा है, कास्ट की वजह से वोट मिल रहा है, कास्ट की वजह से कोई भी पॉलिटिकल लीडर पावर में भी आ रहा है। तो ये हमने देखा कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब हम देखने वाले हैं कि कैसे पॉलिटिक्स कास्ट में घुस रहा है। सो पॉलिटिक्स डज नॉट जस्ट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कास्ट, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कास्ट बाय ब्रिंगिंग इट इनटू द पॉलिटिकल अरेना। अब अलग-अलग कास्ट ग्रुप्स के लोग हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस है कि भाई तुम ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ अपने कास्ट के लिए करोगे। तो इस तरीके से क्या करता है पॉलिटिक्स घुसता है कास्ट में कि भाई देखो तुम्हारे कास्ट के लोग कम है, तुम हमको वोट दो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। तो इस तरीके से तो कुछ लोगों का भला भी हो जाता है। सो एक्सपेंशन ऑफ द कास्ट ग्रुप, ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम द बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग द नेबरिंग सब कास्ट फॉर ट्राइब्स दैट वेर प्रीवियसली एक्सक्लूडेड। जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया था वो भी पार्टिसिपेशन का यहाँ पे काम कर रही हैं। कोalition बिल्डिंग अभी अब देखो आपने सुना होगा कि मान लो कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए 50% या 60% चाहिए कि भाई 50 वोट चाहिए, चलो मान लेते हैं 50 वोट चाहिए। 3 पॉलिटिकल लीडर हैं जिसमें से एक को मिल गया आप मान लो 40 और फिर 30-30 मिल गया। तो तीनों में से अगर कोई भी चाहेगा कि मैं अकेले गवर्नमेंट बना लूँ तो नहीं बनाएगा, उसको किसी ना किसी एक पार्टी से हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूनिटी का दिखाते हैं, पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल हो जाता है। तो यहाँ पे कैसे इम्पोर्टेंट रोल निभ रहा है कि भाई कोalition करो, 2 पार्टी मिलो और गवर्नमेंट हम बनाते हैं, ठीक है? और जो बच गया वो अपोजिशन का रोल निभा रहा है। तो कहीं न कहीं अपोजिशन वाले क्या करेंगे, अपने कास्ट के लिए मान लो अगर उनका कास्ट या फिर जहाँ से भी आप लड़ सकते हो, सवाल कर सकते हो जो भी पावर में है उससे। So new kinds of the caste group have come up in the political arena such as the backward and forward caste group. अब अलग-अलग कास्ट के लोग भी क्या आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने कास्ट के लिए काम कर सकते हैं। तो उनको भी एक मौका दिया जा रहा है। तो ये हो गया आपका पॉलिटिक्स इन कास्ट। अब डुअल इफेक्ट देखते हैं। पॉजिटिव सेंस में हम पहले सबसे पहले देखेंगे, इन सम केसेस कास्ट पॉलिटिक्स हैज अलाउड द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज जैसे दलित एंड ओबीसी टू डिमांड देयर शेयर ऑफ द पावर एंड एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। फिर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर पॉजिटिव वे में देखो तो क्या हो रहा है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो पार्टिसिपेशन का उनका बढ़ रहा है ना। पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ताकि अपने कास्ट के लिए डिमांड्स को वो रख सके और डिसीजन मेकिंग में भी वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। ये है आपका पॉजिटिव। नेगेटिव यहाँ पे क्या हो रहा है, इट कैन ऑल्सो डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम द pressing issues like poverty, development and corruption, sometimes leading to the tension and conflict between the different communities। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सारे मुद्दे को जो कि इम्पोर्टेंट है, हम गवर्नमेंट क्यों बनाते हैं, ताकि गवर्नमेंट क्या करे, काम करे। बट वो क्या कर रही है, काम ना करके अपना अटेंशन आपको खींच के लेके कहाँ जा रही है कि भाई तुम इस कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, तुम्हारा कम्युनिटी ये है, तुम्हारे कम्युनिटी के लोग कम हैं, तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, ये ऐसे इस कास्ट के लोग अच्छे नहीं होते हैं। तो इस तरीके से भी ये नेगेटिव वे में जाता है। तो हमने इसका डुअल इफेक्ट देखा। अब देखो सोशल डिवीजन जो हमारे पॉलिटिक्स में हो रहा है उसका डुअल नेचर हमने एक एक पॉइंट देखा, अभी हम देखते हैं। तो पॉजिटिव रोल क्या हो रहा है, एक तो एम्पावरमेंट हो रहा है। एम्पावरमेंट जैसे आपका वोमेन का हो गया, दलित्स का हो गया, ओबीसी का हो गया, जो अपनी अपना आवाज उठा रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। तो इस तरीके से उसका कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन हो रहा है। फिर रिड्रेसिंग द इनइक्वालिटी वेन अ सोशल division become a political issue, the government is often forced to take the actions such as creating the reservation policies or passing the equality law। अब जब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी सोशल डिवीजन से फेस करके आ रहा है और अपना फिर धीरे धीरे वो क्या बढ़ते बढ़ते एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है जिसमें गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है। तो उससे क्या हो रहा है, लोगों को फायदा भी हो रहा है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऐसे बढ़ रहा है। अभी मान लो अगर मेजोरिटी वाले कास्ट वाले सिर्फ आते, उनको प्रॉब्लम छोटे कास्ट वालों को नहीं होता, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, है ना।
कि चलो तुम कुछ रख लो या फिर कुछ भी कर लो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो वो क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका कोई माँग नहीं रखने वाला, तो खुद खड़े होके अपना माँग रख रहे हैं, है ना? तो इस तरीके से उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। नेगेटिव रोल देखो, रिस्क यहाँ पे क्या-क्या है, एक तो सोशल टेंशन होता है, द इंटेंस कॉम्पिटिशन बिटवीन द डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट ग्रुप्स कैन लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी। अभी देखो बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे ना, अलग-अलग कास्ट के इश्यूज़ आ रहे हैं जिसमें रिज़र्वेशन को लेके हमेशा रिज़र्वेशन एक इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बना रहा है कि मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, कहाँ तक सही है, ये सारी चीज़ें होते आई हैं। सो फिर नेगेटिव ये हो गया कि भाई यहाँ पे सोशल टेंशन भी होता है कि भाई इस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा वो कर रहे हैं या फिर उनको ज़्यादा पावर मिला हुआ है, मेजॉरिटी में है, तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे टेंशन क्रिएट कर रहा है और पॉलिटिशियंस भी क्या कर रहे हैं, सिर्फ़ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए उनके टेंशन्स को बढ़ावा देते हैं या खींच के ज़बरदस्ती जो कि प्रॉब्लम नहीं है रिलीजन और कास्ट उसको भी प्रॉब्लम बताते हैं। फिर डाइवर्जन ऑफ इश्यू हो जाएगा आपका पॉलिटिकल में स्टार्ट इवॉल्विंग ओनली अराउंड द आइडेंटिटी, इग्नोरिंग वाइटल इश्यूज़ लाइक पॉवर्टी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। सिर्फ़ आपकी आइडेंटिटी पे बात करने लगेंगे पॉलिटिकल लीडर्स कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम एससी-एसटी से आते हो, तुम ओबीसी से आ रहे हो, तुम्हारे जनरल है लेकिन तुमको रिज़र्वेशन नहीं मिल रहा, सिर्फ़ नीचे वालों को रिज़र्वेशन मिल रहा। तो ये सारी बात करके जो मेनली इश्यूज़ है जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन लिटरेसी रेट की बात वो नहीं करते हैं। जो एक्चुअली देश में चल रहा होता है। फिर यहाँ पे होता है फ्रैगमेंटेशन। अब ये सारी चीज़ों की वजह से लोग आपस में बँटने लग जाते हैं। आप अपना कुछ देखो, ऐसा होता है कि आप 2 लोग हो, 2 दोस्त हो, आपस में आपका कुछ पर्सनल इश्यू रहा कि उसने उसकी पेंसिल ले ली, ये सब ऐसा प्रॉब्लम रहा, आपने झगड़ा कर लिया। ये आपका पर्सनल मैटर हो गया। लेकिन अगर आपको तीसरा पर्सन बोल रहा है कि भाई आप हिंदू हो, दूसरा बोल रहा है मुसलमान, तो अगर आप स्टूडेंट हो के इस बेसिस पे लड़ाई कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सही चीज़ नहीं है, ये फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। सोशल ग्रुप्स बन जाते हैं, लोगों का नफ़रत अपने आप बढ़ावा दे रहा है, जबकि उसने आपको देखा भी नहीं, उसने आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं, फिर भी आप उसको लेके क्या कर रहे हो, नफ़रत करने लग जाते हो या आपको वो लेके नफ़रत करने लग जाता है। तो ये सारे आपके नेगेटिव एस्पेक्ट हो गए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया या फिर किसी टॉपिक पे अलग से वीडियो चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए करो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।